हेलो एवरीवन। आज हम सुनने वाले हैं श्रेष्ठा कुंडू को, उनके प्रिपरेशन जर्नी, उनकी इस सक्सेस जर्नी के पीछे उनकी क्या मेहनत रही है, व्हाट हैज़ शी डन ओवर द लास्ट 2-3 years इन हर प्रिपरेशन, ये सब हम जानने वाले हैं। रिसेंटली जो IBPS PO का रिज़ल्ट आया है उसमें श्रेष्ठा हैज़ सक्सेसफुली क्लियर्ड दैट एग्ज़ाम एंड शी हैज़ गॉट सिलेक्टेड इन बैंक ऑफ महाराष्ट्र, राइट। तो जब श्रेष्ठा ने मेरे साथ कनेक्ट किया इन्फॉर्म करने के लिए कि सर मेरा हो गया है, एंड शी वॉज़ वेरी हैप्पी अबाउट इट, एक्साइटेड अबाउट इट, ऑब्वियसली होना भी चाहिए। तो उस टाइम पे शी शेयर्ड अ लॉट ऑफ हर जर्नी विथ मी, और सुनते सुनते मुझे लगा कि दिस इज़ समथिंग दैट शुड रीच यू गाइज, बिकॉज आप लोग भी शायद बहुत सारी चीज़ें श्रेष्ठा की तरह फेस कर रहे होंगे एंड यू आर ट्राइंग टू फाइंड आउट सोल्यूशन, लेकिन एग्जैक्टली क्या करना चाहिए आपको नहीं समझ में आ रहा होगा। तो श्रेष्ठा के जर्नी से आपको शायद कुछ पॉइंटर्स मिले, और जब श्रेष्ठा ने ये करके दिया आई वॉज वेरी हैप्पी टू सी 3 वेरी इंपॉर्टेंट थिंग्स। पहला तो आई सॉ दैट श्रेष्ठा ने अपने वीकनेसेस के बारे में बहुत ऑनेस्टली बात किया है, एंड हाउ शी ओवरकेम दोज वीकनेसेस उसके बारे में भी बात किया है। नहीं तो नॉर्मली मैंने क्या देखा है कि जब सक्सेस आ जाता है तो बच्चे अपने वीकनेसेस के बारे में ज़्यादा बात नहीं करना चाहते हैं ऑन कैमरा। तो दैट वाज वन गुड थिंग, एंड आई एम श्योर कि वो आप लोग ये चीज़ आपको बहुत हेल्प करेगी जो लोग सिमिलर चीज़ें फेस कर रहे होंगे। सेकेंड, एक चीज़ हम लोग बार बार बात करते रहते हैं कि यू शुड बी हार्ड वर्कर बट यू शुड बी स्मार्ट इन एग्जाम्स। बट कितना हार्ड वर्क नेसेसरली चाहिए होता है ताकि हम एग्ज़ाम में स्मार्ट बन सके, इसके बारे में हमारे पास एग्जाम्पल नहीं होता है। श्रेष्ठा के केस में आई सॉ दैट एग्जाम्पल। तो व्हेन यू गो थ्रू हर स्टोरी आपको भी रियलाइज होगा, ओके सो शी वर्कड हार्ड and over a period of time she became smart in exams, right? So that was the second high point that I found there. और एक तीसरी चीज़ जो मुझे लगा कि जो सबके लिए रेलेवेंट होगा वो ये है कि थ्रू आउट द जर्नी ऑफ दीज लास्ट 2-3 years श्रेष्ठा बहुत बार डिमोटिवेट हुई है, फेलियर्स के वजह से, फैमिली प्रेशर के वजह से, दोस्तों के वजह से, and every time she has pulled herself back, effect किया है but she has pulled herself back and then reinvested herself। तो ये तो हम सबके साथ होता है कोई भी जर्नी में, राइट। एंड आई एम श्योर कि ये आप लोगों के साथ भी, बहुत लोगों के साथ ऐसा होता है कि आप लोग डिमोटिवेट फील करते हो और फील करते हो कि अब नहीं हो सकता है। तो उस टाइम पे यू नो knowing that someone else has also faced it and has overcome it makes a lot of difference, I think, right? तो ये कुछ चीज़ें मुझे बहुत अच्छी लगी, आई एम श्योर कि आपको और भी चीज़ें मिलेंगी जो आपसे जुड़ी हुई होगी, relevant to you they would be, right? And you would enjoy this session. So let's pass the ball to Shrestha. Shrestha, over to you. Hello sir. So my name is Shrestha Kundu and I belong to Malda, West Bengal. एंड मैंने अपनी स्कूलिंग एंड ग्रेजुएशन दोनों ही आगरा यूपी से की है। उसके बाद इन द ईयर 2021 मैंने मैरिटन ज्वाइन किया एंड वहीं से मैंने अपनी ये बैंकिंग एग्जामिनेशन की जर्नी स्टार्ट की। उसके बाद 2022 में मैंने अपना फर्स्ट अटेम्प्ट लिया और उसके बाद 2023 में मैंने अपना सेकंड अटेम्प्ट लिया, उसी में मैंने एग्जाम क्लियर किया। मेरे पापा पहले सर्विस करते थे आगरा में, देन ही टुक एन अर्ली रिटायरमेंट ड्यू टू हिज हेल्थ इश्यूज और फिर वी शिफ्टेड हियर। So now he is running his business and मेरी मदर पहले स्कूल टीचर थी, अभी वो होम मेकर है और वो खुद का बिजनेस भी करती है। So this is my family and मैंने IBPS PO का एग्जाम निकाला है, तो अच्छा तो लग रहा है लेकिन बहुत खाली खाली लग रहा है, क्योंकि अभी क्या होता था कि फरवरी तक मतलब इंटरव्यू तक तो पूरे टाइम बस पढ़ना ही पढ़ना पड़ता था। वो सुबह 5 बजे से लेकर रात के 8-9 बजे तक, बीच में वो 2-3 घंटे का ब्रेक, और अभी अचानक से सब खाली हो गया। मार्च में ही खाली हो गया था हालांकि, लेकिन मार्च में स्ट्रेस था, बहुत ज्यादा स्ट्रेस था कि रिजल्ट क्या रहेगा, तो अभी एकदम ही खाली है। तो यही है कि खाली रहने की आदत नहीं है, तो अभी और लग रहा है। जो मेन एक हर्डल थी, एकेडमिक हर्डल जो मेरे लिए थी, वो थी मैथ्स मेरे लिए हमेशा से ही एक हर्डल रहा है। मतलब मैथ्स एक ऐसा सब्जेक्ट है जो हमेशा से मुझे लगता था ये मेरा सर जो है झुका सकता है। मतलब बाकी सब्जेक्ट में आई कैन डू वेल, लेकिन एक मैथ्स में बहुत दिक्कत होती थी, तो वो बहुत हिम्मत करके ये कोर्स ज्वाइन किया था। क्योंकि ये कोर्स ज्वाइन करने से पहले मैंने मैरिटन के बारे में पढ़ा था अच्छे से। मुझे एक्चुअली गौरव पे सजेशन मिला था किसी एक स्टूडेंट से जिन्होंने ऑलरेडी एग्जाम क्लियर कर लिया था और इन्होंने ये रिव्यू दिया था, तो वहां से आई वेंट टू यूट्यूब एंड वहाँ पे सारे लेक्चर जो थे फ्री लेक्चर्स वो मैंने देखे, मुझे लगा कि हाँ
यहाँ पे मुझे समझ में आ रहा है। तो फिर वहां से फिर मैंने पेड बैच लिया। तो फर्स्ट बैच तो फेल हो चुका था, तो मैंने सेकंड बैच ज्वाइन किया। तो पहली हर्डल की क्वांट थी। क्वांट में तो बहुत मेहनत की। अभिषेक सर का जो मेथड है वो थोड़ा सा डिफरेंट है, समझने में टाइम लगता है, लेकिन एक बार समझ में आ जाए तो मतलब फिर तो वो सर जादू होता है। इट्स लाइक दैट कि अपने आप ही क्वेश्चंस होने लगता है। पर शुरू में एफर्ट डालना पड़ता है। इट्स लाइक कि शुरू में डॉगी वर्क करना पड़ता है, देन अपने आप वो स्मार्ट वर्क हो जाता है, अपने आप हो जाता है। तो वही किया। हालांकि अभिषेक सर कहते थे कि आपको जो जो क्वेश्चंस नहीं आते हैं आप उनके ही नोट्स बनाएं, लेकिन क्योंकि मेरा ये वीक सब्जेक्ट था तो मैं सारे ही क्वेश्चंस के नोट्स बना लेती थी और उनको बहुत बार रिविजन करती थी। जब जब जरूरत पड़ती थी तब तब रिविजन किया। इवन मैंने एक बार नोट्स बनाने के बाद 2 बार भी नोट्स बनाए कुछ कुछ चैप्टर्स में जहाँ पे मुझे ज्यादा प्रॉब्लम होती थी। तो ऐसे करके तो धीरे 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 क्वांट का किया। फिर रीजनिंग तो एकदम ही न्यू था। मतलब रीजनिंग में पजल्स एकदम न्यू थी, बाकी चीजें तो की थी, जब कॉलेज में की है, स्कूल में थोड़ा वर्क किया था, लेकिन पजल्स बिल्कुल नया था। तो पजल्स तो बहुत ही गलत होते थे, बहुत टाइम ले लेके बनाना पड़ता था। अब होता ये था कि अगर टाइम लेके बनाओ तो उतना तो टाइम है नहीं, स्पीड चाहिए, और अगर स्पीड से करो तो सारे गलत हो जाते थे। तो फिर वो बहुत पेशेंस से किया। मेरा जब 2022 में मेरा पहला एग्जाम जो था, जो मैंने टारगेट किया था, पहला एग्जाम वो था RRBPO। तो उसके पहले मैंने अराउंड 4000 क्वेश्चंस प्रैक्टिस की थी, सिर्फ रीजनिंग के पजल्स, ओनली पजल्स, कि मैं कहीं रुक ना जाऊं, मैं कहीं शॉर्ट ना पड़ जाऊं पजल्स में। ऐसा ना हो कि कहीं मैं पेपर में अटक गई और उसकी वजह से मेरा पूरा प्रीलिम्स खराब हो गया। तो एक ये था। और मैंने शायद में अभिषेक सर हमेशा कहते थे कि आप पजल्स की इतनी प्रैक्टिस कर लीजिए कि आपको ये समझ में आ जाए कि आपको कौन सी पजल एग्जाम में उठानी है और कौन सी पजल आपको एग्जाम में नहीं उठानी। तो वो जो 4000 वाला क्वेश्चन किया उसमें बिल्कुल समझ में आ गया था कि कैसे कैसे क्या क्या करना है। तो उसके बाद मेरा प्रीलिम्स में कभी पजल में तो रुका नहीं। पहले मेरे 15-16 अटेम्प्ट होते थे रीजनिंग में, फिर बाद में 27-28 आराम से हो जाते थे। फिर उसके बाद में था थर्ड था इंग्लिश में जो मुझे प्रॉब्लम थी वो थी वोकैब लेक्चर्स की। तो मेंशन में प्रोवाइड किया जाता है लेक्चर्स, वोकैब के लेक्चर्स प्रोवाइड किए जाते हैं, तो वो हमें करने होते हैं एक एक करके। मैंने सारे किए थे, नोट्स बनाए थे, तो मेरी 3 कॉपी तो पूरी फिल हो गई थी। सो एक बार तो कर लिया, लेकिन एक बार करना इज नॉट सफिशिएंट, क्योंकि एक बार करके आप भूल जाओगे तो आपको बार बार करना पड़ेगा। तो रिवीजन एक मेजर पार्ट था। और जब भी मैं रिवाइज करती थी उसमें क्या होता था कि प्रोक्रेस्टिनेशन हो जाता था कि ऐसे मैं अपना सेट करती थी मैं कि आज 5 पेज रिवाइज करने हैं और इन 5 पेजों को 3 दिन कंटिन्यू रिवाइज करना है, और फिर 3 दिन बाद फिर नेक्स्ट के 5 पेज उठाने हैं। तो ऐसे करके एक कॉपी खत्म करने में बहुत टाइम लगता था। लेकिन इसका फायदा ये हुआ कि एग्जाम में मेरे वोकैब कभी गलत नहीं हुए। मतलब इंग्लिश में हमेशा स्कोर अच्छा आया, प्रीलिम्स में भी, मेंस में भी। ऐसा नहीं है कि जो सर वर्ड कराते थे वो सारे ही फंस जाएंगे, लेकिन उसका एक बेनिफिट ये था कि मोस्ट ऑफ द वर्ड्स आते थे पेपर में। और अगर हम पढ़ के नहीं जा रहे हैं ना, तो हमें ऐसा लगता है कि पता नहीं क्या आएगा पेपर में, हो सकता है हमें ना आए, पर उन वर्ड्स को करके कॉन्फिडेंस आ जाता था कि अब कुछ भी आ जाए मैं तो कर लूंगी। तो इसीलिए मतलब मैं उनको ऑल्टरनेट डे पे एक डायरी थी मेरी, मैं उसमें लिखती थी कि आज ये करना है, Day 1 Day 2 Day 3 करके लिखती थी, और फिर उसमें मैं अपना रिवाइज करती थी। दिन इफ नॉट हाफ एन आवर, मैं कोशिश करती थी हाफ एन आवर, तो 15 मिनट तो वोकैब को मैं देती थी। तो ये तो प्रीलिम्स का था। उसके बाद में मेंस आया। मेंस तो मतलब मेन जो प्रॉब्लम्स थी वो मेंस में ही आई। अब 2022 में क्या हुआ था कि मैंने ना सारे एग्जाम ही दिए थे, तो मैंने टारगेट नहीं किए थे, टारगेट किए थे बस क्योंकि पहला अटेम्प्ट था तो मुझे लगा कि एक से ज्यादा 2 या 3 एग्जाम्स निकालना चाहिए, मतलब मैं निकाल लूंगी, ये चीज थी। तो मैंने सारे एग्जाम दिए थे। तो उसमें दिक्कत ये हुई थी कि एक प्रीलिम्स दिया और उसके बाद फिर उसका मेंस लिखना होगा, बट उसके मेंस की जब मैं तैयारी करती थी तो दूसरा एग्जाम जब मैंने फिल किया उसका प्रीलिम्स आ जाता था। तो उसमें क्या होता था कि अब मुझे मेंस का पढ़ना है, लेकिन अब प्रीलिम्स आ गया था, प्रीलिम्स का पढ़ रही हूँ, फिर मेंस का रह रहा है। तो मुझे ये गलती समझ में आ गई थी मेरी। तो मैंने 23 में मैंने ये चीज ध्यान रखी कि ऐसा नहीं करना है। तो मैंने एग्जाम टारगेट किए थे कि ये एग्जाम मैं दूंगी और ये मैं नहीं दूंगी। उससे क्या हुआ कि जब प्रीलिम्स हुआ और प्रीलिम्स के बाद जब मेंस आया, तो मेंस में मुझे काफी पूरा 30-40 डेज का मुझे आराम से टाइम मिल गया। तो वही सेम चीज IBPS PO में मुझे वो मिल गई थी। तो जो
मेंस में जो मुझे डिफिकल्ट लगता है वो ये कि क्वांट में हम क्वेश्चन सारे कर सकते हैं, लेकिन उतना टाइम नहीं होता है। अगर हमें कोई 2-3 घंटे दे देना क्वांट के लिए तो आराम से सॉल्व हो जाएंगे, लेकिन उतना टाइम नहीं है हमारे पास। 40 to 45 मिनट होता है और उसमें हमें स्कोर करना है। तो मॉक्स में मैं ये करती थी कि क्वेश्चन सिलेक्शन करती थी। मतलब मैंने अराउंड 15 मॉक्स लगाए थे, 14 या 15 मॉक्स लगाए थे मेंस के। अभिषेक सर ने बोला था कि आप लगा लीजिए इतना, टू बी ऑन सेफर साइड। तो मैंने लगाई थी। मैं इससे ज्यादा भी लगा सकती थी, लेकिन मेरे पास, मैंने क्या किया कि जो मॉक्स मैंने दे दिए थे मैं उन्हीं को फिर रिवाइज करती थी, जहां जहां पे मतलब मुझे लगता था कि ये वाला आ सकता है, ये वाला थोड़ा लग रहा है कि हाँ प्रीवियस ईयर क्वेश्चन में देखा है, तो मैं उन क्वेश्चंस को मैं लास्ट के टाइम पे उन्हीं को मॉक्स को रिवाइज करती थी। तो वो क्वेश्चन सिलेक्शन वो मॉक्स से सीखा। क्वेश्चन कैसे सिलेक्ट करना है, एनालाइज करने में बहुत टाइम लगता था। मेंस के मॉक बहुत ज्यादा टाइम लगता था, एक एक क्वेश्चन को करने में बहुत टाइम लगता था। अपना मतलब जो कंफर्ट लेवल है वो कहाँ है वो देखने में टाइम लगता था। रीजनिंग में भी सेम। रीजनिंग में तो मतलब एक तरफ कुआं और एक तरफ खाई वाली सिचुएशन हो गई थी, क्योंकि 2022 में मैंने एसबीआई क्लर्क दिया था। उसके मेंस में क्या हुआ था कि मिसलेनियस बहुत कम आया था, एंड मोस्टली सब मिसलेनियस पे रिलाय होके जाते हैं। तो उसमें क्या हुआ, मिसलेनियस कम आया तो एक तरफ तो पजल्स है और एक तरफ सीआर है, क्रिटिकल रीजनिंग। तो 2022 में एसबीआई क्लर्क में मेरा यहीं पे प्रॉब्लम हो गया था। पजल्स मैं इजीली उठाती नहीं थी, क्योंकि प्रैक्टिस के टाइम पे क्या होता था कि मैंने देखा था कि मेरी पजल्स बन तो जाती थी लेकिन ऑप्शंस गलत हो जाते थे। तो मेरे पास सीआर बच रहा है और मिसलेनियस बच रहा है। अब मिसलेनियस नहीं है तो सीआर ही करना है, और सीआर इतनी अच्छी प्रैक्टिस थी नहीं, तो नहीं हो पाया। तो फिर मैं 2023 में ही डिसाइड कर लिया था कि सीआर को तो स्ट्रॉन्ग करना है एनी हाउ। तो मैंने किया। रत्नावर सर के जितने भी लेक्चर्स थे मैंने कम से कम 15 टाइम्स उनको रिवाइज किया। एक चैप्टर को 15 टाइम्स रिवाइज किया, कि मतलब लेक्चर ऐसे तो देख लिया था बट उस चीज को एकदम सिस्टम में मेरे ब्लड के में मिक्स हो जाए सॉर्ट मैंने ऐसे उसको रिवाइज कर लिया था। 5-6 उसके बेसिक लेक्चर्स हैं, और उसके बाद फिर जो है एडवांस लेक्चर्स हैं वो सारा किया। एंड इस बार वही IBPSPO में वही सिचुएशन हुई, मिसलेनियस नहीं आया था। एक तरफ पजल और एक तरफ सीआर, तो पूरा फिर सीआर पे ही रिलाई किया। पजल्स थी, 2 पजल्स थी, मतलब 2 नंबर की एक थी और 2 नंबर की एक थी। ऐसे 4 मार्क्स की मैंने पजल की थी और बाकी सारा सीआर ही किया था। तो हो गया, ठीक है। वो सीआर नहीं करती तो बहुत प्रॉब्लम होती, तो सीआर पे रिलाई किया। और फिर उसके बाद इंग्लिश में क्या होता है कि मैनेज शाइन में प्रोवाइड किए जाते हैं पैसेजेस, जो कि मुझे तो टॉप नॉच लगता है। मैंने अपने फ्रेंड्स को भी सजेस्ट किया है एंड उन्होंने देखा है मेरे उनको भी लगा था। एंड कुछ है उनमें से जो कि वो यूपीएससी लेवल के एग्जाम्स देते हैं, तो लाइक कि हाँ कर सकते हैं, ये बहुत अच्छा कंटेंट है। तो उसमें 3 लेवल होते हैं, हाफ होता है, इजी होता है, मीडियम, एक होता है डिफिकल्ट। मीडियम वाला इतना होता है कि वो सफिशिएंट होता है, और डिफिकल्ट तो फिर वो है ही है। तो मेरा तो मीडियम से काम चल जाता था, और मैं डिफिकल्ट वाले कभी कभी लगाती थी। उसके अलावा न्यूज़पेपर रीडिंग पूरा किया। पूरे साल ही मैंने 2023 न्यूज़पेपर रीडिंग करी। तो पैसेजेस में बहुत ज्यादा दिक्कत हुई नहीं, बट इस साल इंग्लिश सर हार्ड आया था, मतलब काफी हार्ड आया था। और पिछले साल एसबीआई क्लर्क में भी मुझे ऐसा लगा था कि इंग्लिश हार्ड था। तो इंग्लिश हार्ड हो रहा है किसी किसी एग्जाम में। वो पैसेजेस हार्ड कभी कभी आ जाते हैं, बहुत कंफ्यूजिंग होते हैं, और वो जो फिलअप्स होते हैं जिसमें एक ही वर्ड हमें फिल करना होता था, अभी 2 वर्ड में फिलअप आता है। और ऐसे ऑप्शंस में भी मतलब ऐसे होता है कि आप एक ऑप्शन आप ले रहे हो तो उसके संग में दूसरा ऑप्शन भी आपको लेना पड़ेगा, मतलब पेयर्स में ऑप्शन दिए रहते हैं। तो ये था, ये 2 एकेडमिक चैलेंजेस थे मेरे। और एकेडमिक चैलेंजेस के अलावा जो 2 चैलेंजेस मैंने फेस किए, वो एक तो था ट्रैवलिंग, क्योंकि मेरा घर जो है वो मालदा में है और मेरे एग्जाम सेंटर्स पड़ते थे या तो सिलीगुड़ी या तो फिर कोलकाता। तो उस टाइम मुझे बहुत दिक्कत होती थी, क्योंकि प्रीलिम्स के पहले ट्रैवल करना मुझे बहुत डिफिकल्ट लगता था। मेंस के पहले तो मतलब मैं इतना डिफिकल्ट नहीं लगता था, क्योंकि मेंस में टाइम मिलता है, हम सोच के कर सकते हैं, बट प्रीलिम्स तो बस बैठे और उठे, सोचने का टाइम ही नहीं है। तो उससे पहले ट्रैवल करना एक दिन पहले, एंड रात को नींद नहीं होती थी, फिर सुबह उठ के एग्जाम लिखना, स्पेशली अगर फर्स्ट शिफ्ट में होता था। एंड हुआ भी ऐसा, जब फर्स्ट शिफ्ट में एग्जाम हुआ है, मेरा या तो मेरे नंबर कम आया है या तो मेरा निकला नहीं है, ऐसा हुआ है मेरे साथ। तो ये डिफिकल्ट लगता था, और इमोशनल ब्रेकडाउन हो गया था। दूसरा हर्डल ये था एक एग्जाम्स के बाद 2020 में एग्जाम्स में जब किसी में भी नहीं हुआ तो बहुत ज्यादा इमोशनल ब्रेकडाउन हुआ था। कुछ महीने समझ नहीं आ रहा था कि कैसे क्या करना है, अप्रोच कैसे करना है, दोबारा से स्ट्रेटेजी कैसे बनानी है, खुद को खड़ा कैसे करना है। ये एक मेजर चैलेंज था, पर किया धीरे धीरे, क्योंकि कोई बहुत ज्यादा ऑप्शन थे नहीं मेरे पास, और यहाँ पे बहुत आगे तक मैं आ चुकी थी, तो करना था। तो
धीरे 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 किया। उसके बाद मॉक टेस्ट तो सर दिए, बहुत सारे दिए। कोई कोई कहते हैं कि आप बहुत सारे मॉक टेस्ट दीजिए, कोई कोई कहता है कि आप अपनी रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग दीजिए। मैंने इनिशियली बहुत सारे मॉक टेस्ट दिए थे क्योंकि मेरी स्पीड नहीं थी, तो स्पीड बिल्ड करने के लिए दिए, और बाद में मैंने धीमे धीमे कम कर दिया था क्योंकि मुझे ऐसा लगता था स्पीड बन गई है और अगर मैं ज्यादा मॉक टेस्ट दूंगी तो वो एक्यूरेसी मेरी खराब हो जाएगी। तो सर मुझे लगता है मॉक टेस्ट पर्सन टू पर्सन वेरी करता है, उनको मतलब जिसको जैसे सूट करे वो वैसे दे। एंड मॉक टेस्ट देने के साथ साथ एनालाइज करना भी बहुत इंपॉर्टेंट है। इवन ये एक मेजर पार्ट है एनालाइज करना। एंड जो फर्स्ट जो 2022 में शुरुआत के क्लास में जो मैंने गलती करी अपने मेंस में, वो ये करी कि मैं अच्छे से एनालाइज नहीं करती थी। मतलब एनालाइज करने से क्या होता है कि आपको पता लगता है कि आपको नेक्स्ट ब्लॉक में क्या नहीं करना और क्या कहाँ से आप और ज्यादा स्कोर कर सकते हो। तो मैंने जब सेकंड टाइम एग्जाम दिया तो मैंने ये चीज का बहुत ध्यान रखा, तो मैं अपने कॉपी में नोट्स बनाती थी कि मैंने कितने अटेम्प्ट किए, मेरे हर सेक्शन में कितने मार्क्स आ रहे हैं, और दूसरा मैं लाइन खींचती थी और उसकी बगल में लिखती थी कि मैं कितना अटेम्प्ट कर सकती हूँ और मेरे कितने मार्क्स आ सकते हैं, मतलब मार्क्स स्कोर्ड एंड मार्क्स वुड हैव स्कोर्ड। ऐसा रत्नावर सर ने बताया था कि ऐसा हमें करना चाहिए, इससे हमारे मार्क्स इंक्रीज होते हैं। ये बहुत इफेक्टिव था मेरे लिए, मैंने वैसे ही किया था। तो एनालाइज करना बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। एक दिन मेंस का मॉक में एक दिन देती थी और 2 दिन लेती थी उसको एनालाइज करने के लिए। तो ये था मॉक्स का। एंड मेमोरीज तो बहुत सारी हैं इस जर्नी की। अब क्या होता है ना कि ये वाला जो फेस रहता है ना, ये किसी किसी के लिए थोड़ा डिफिकल्ट हो जाता है क्योंकि पढ़ना पड़ता है बहुत ज्यादा। अब जब पढ़ते हैं तो क्या होता है कि टाइम नहीं दे पाते हम आसपास के लोगों को, अपनी फैमिली को, स्पेशली दोस्तों को, तो दोस्त चले जाते हैं और फैमिली भी एक टाइम के बाद एक्सपेक्ट करने लगती है कि हाँ रिजल्ट अच्छा आ जाए, और अगर वो डिले होता है तो वो लोग डिसअपॉइंट होते हैं और उनकी डिसअपॉइंटमेंट जो होती है वो उनके बिहेवियर में शो होती है। मुझे लगता है वो सब करना नहीं चाहते पर हो जाता है, ह्यूमन नेचर है। तो ये है। एंड कुछ दोस्त बने बहुत अच्छे मेरिट स्टैंड पे, कुछ लोगों से भी कॉन्टैक्ट है, कुछ लोगों से नहीं है। एक दोस्त है जिन्होंने जो मेरिट स्टैंड में ही थे, उन्होंने 2022 में उन्होंने सिलेक्शन लिया था, उन्होंने मेरी बहुत हेल्प की, उन्होंने बहुत छोटी छोटी चीजें बताई थी जिससे मेरे क्लरिकल के प्री क्लियर होते थे, क्योंकि क्लरिकल के प्री में बहुत ज्यादा अटेम्प्ट करना होता है, मतलब 95-96 तो करना होता है, 90 तो करना ही होता है अगर क्लियर करना है तो वो उनके टिप्स बहुत काम आते थे, वो छोटी छोटी चीजें बताते थे। सर उन्होंने जीके में बहुत हेल्प की थी, मतलब हेल्प एज एन वो उन्होंने बताया था कि कैसे कैसे मुझे करना है, क्योंकि उनके भी जीके में बहुत अच्छे मार्क्स आए थे। तो पहले मैं 2022 में पहले पीडीएफ पढ़ती थी, फिर मैंने क्या किया कि मैंने देखा कि नहीं पीडीएफ से नहीं हो रहा है, क्योंकि पीडीएफ से क्या होता था कि बस ऊपर ऊपर का न्यूज याद रहता था, और आजकल जीके क्या हो गया इन डेप्थ में पूछा जाता है, वो रट्टाफिकेशन वाला जीके नहीं है। तो फिर वीडियो से क्या हुआ, जो फायदा मुझे हुआ वीडियो से वो ये कि जो टॉपिक्स मुझे समझ में नहीं आते हैं, बहुत सारे ऐसे फाइनेंशियल टॉपिक्स होते हैं, फाइनेंशियल ही टॉपिक्स ऐसे होते हैं, बाकी तो जनरल जीके समझ में आ जाती है, उसमें बहुत सारे टर्म्स ऐसे होते हैं जो समझ में नहीं आते, लेकिन आप वीडियो अगर देखे, मतलब मैंने तो किया वीडियो देखे, मैंने उस चीज को समझी। इवन जब मैं पढ़ाई नहीं करती थी, नॉर्मली भी ऐसे फोन यूज करती थी, सोल्व करती थी, तो उन चीजों के बारे में मैं देखती थी कि हाँ क्या है न्यूज में, क्या चल रहा है, तो हमेशा रिलेट करके मैं रखती थी कि क्या है, न्यूज़पेपर में भी देखती थी। तो इन सब की वजह से फाइनेंशियल न्यूज बहुत अच्छे से समझ में आने लगी थी एक टाइम के बाद। तो और वो इंटरव्यू में बहुत हेल्प किया। फाइनेंशियल न्यूज क्योंकि समझ में आती थी, तो मैंने पूरे सारे नोट्स अपने आप बनाए थे। इस बार इंटरव्यू के लिए टाइम भी मिल गया था, अराउंड 2 मंथ्स मिल गए थे, तो मैंने पूरे सारे अपने नोट्स बना दिए थे और पूरा फाइनेंशियल अवेयरनेस था, और मुझे बहुत ज्यादा मेहनत नहीं करनी पड़ी थी कि समझ में नहीं आ रहा है, क्योंकि अगर समझ में नहीं आता है और फिर आप नोट्स बनाते हो तो बहुत दिक्कत होती है, और अगर समझ में आता है फिर आप ढूंढ के नोट्स बनाते हो तो मेहनत होती है, बट सारे पता होती है कि हमें क्या करना है और क्या नहीं करना, ये पता होता है। तो ये था, ये जरूरी है। उसके अलावा सौरभ कुमार द्विवेदी, उन्होंने मेरी बहुत हेल्प की मॉक इंटरव्यूज में। उन्होंने एंड कीर्ति ने, हम तीनों मिलके मॉक इंटरव्यूज करते थे, तो वो मुझे बताते थे कि मुझे क्या क्या करना चाहिए, मुझे क्या, मतलब जब प्रैक्टिस करते थे तो वो मुझे बताते कि ये चीज तुम्हारी खराब है, इसको मत करना, ये चीज तुम्हारी अच्छी है, इसको मेंटेन करना। तो ये बहुत हेल्प किया, क्योंकि आपने बताया था मतलब कि जो इंटरव्यू है वो हमें अपनी तरफ ड्राइव करना है, तो ये प्रैक्टिस करके ना ये सीखा था कि कैसे इंटरव्यू को अपनी तरफ ड्राइव करना है। तो ये मेमोरीज है यहाँ की। एंड मेरिट स्ट्रेंथ से तो बहुत सारी लर्निंग्स ली, बहुत सारी, मतलब जब भी इन 2 सालों में लगा कि एग्जॉशन फील होती थी मॉक्स देने के बाद, या ट्रैवलिंग करते करते एग्जाम से निकलते थे, डिसअपॉइंटमेंट होती थी, तो बहुत सारी चीजें जो मेरे शाइन में सर कहते थे, रत्नावर सर कहते थे, अभिषेक सर कहते थे, याद आता था। अभिषेक सर की एक बात तो बहुत ज्यादा याद आती थी, वो बोलते थे कि कोई भी चीज जो आप चाहते हो
जिसको सब चाहते हैं, जिसकी वैल्यू होती है, वो फ्री नहीं होती, उसका कॉस्ट पे करना पड़ता है। तो आप लोग ये समझिए कि 1-2 साल या 3 साल जो भी है आप कॉस्ट पे कर रहे हैं आगे आने वाले 20-30 सालों के लिए। तो ये चीज हमेशा याद रही। उसके बाद सर रतबा सर से तो बात भी हुई थी मेरी। जैन में रिजल्ट बहुत डिले था, तो उनके संग मैंने एक वीडियो सेशन किया था। तो वो बहुत हेल्पफुल था, क्योंकि उस टाइम वो पीरियड ऐसा जाना था कि रोज रिजल्ट का वेट कर रहे हैं, रिजल्ट डिले हो गया, इंटरव्यू की डेट्स एक्सपेक्टेड है और आ भी नहीं रही है, कुछ नहीं हो रहा। तो मैं अपने बैकअप का भी सोच रही थी कि मैं क्या करूं, कुछ और कर लूं क्या। तो मैंने सर को जब ये सब बताया तो सर ने मुझे डायरेक्शन दी कि बैकअप, जब उन्होंने मेरे स्कोर सुने, उन्होंने बोला कि नहीं आप जो है एक अपना फेयर अटेम्प्ट दीजिए, आप काफी आगे तक आई हैं, कर सकती हैं। और बैकअप का सोच भी रही है तो 2-4 घंटे का दीजिए। उसके बाद जो है अब मेजर जो ज्यादा से ज्यादा टाइम जो है आप कोशिश कीजिए कि इसी में दीजिए। तो हेल्पफुल था। मैंने ट्रैवलिंग वाला इशू बताया था। और उसके अलावा से सीआर के लिए तो मैं आपको जितना भी बोलूं थैंक यू उतना ही कम है, इतना ज्यादा हेल्पफुल है सीआर मेरे लिए। मेडिसिन में कहते हैं कि जो भी यहाँ पे पढ़ाया जाता है वो सिर्फ अभी के लिए स्किल्स नहीं है, वो लाइफ स्किल्स है। तो वो सीआर के लिए मुझे बिल्कुल ट्रू लगता है कि जो भी मैंने यहाँ से सीखा वो मेरी लाइफ स्किल्स है। और जितनी बार भी सीआर के लेक्चर्स देखे, हर बार कुछ नया सीखा। जैसे हर बार जितनी बार आप मूवी देखते हो उतनी बार आपको नया कुछ सीखने मिलता है। बिल्कुल वैसा ही था मेरे लिए सीआर। एंड जो अभी एग्जाम दे रहे हैं उनके लिए मेरा टिप यह है कि अगर आपकी एक्सटर्नल प्रॉब्लम्स नहीं है, मतलब ट्रैवलिंग का इशू नहीं है, फैमिली का सपोर्ट है, सब ठीक है, तो आप जो भी एग्जाम टारगेट कर रहे हैं उससे पहले जितना भी टाइम है 7 to 8 months आप पूरी तरह दे दीजिए। रिवाइज कीजिए, मल्टीपल रिविजन्स कीजिए, स्पीड एंड एक्यूरेसी बनाइए। एंड जीके शुरू से कीजिए, जीके मत छोड़िए, क्योंकि जीके आजकल टफ आता है और जीके सिलेक्शन रोक सकता है। 2022 में मेरा सिलेक्शन रुका है जीके की वजह से, तो जीके को लाइट मत लीजिए। एंड वो लोग जो मेरी तरह हैं जिनके प्रॉब्लम्स जैसे ट्रैवलिंग का प्रॉब्लम है या इमोशनल ब्रेकडाउन हो जाता है, उनके लिए मैं कहूंगी कि ये जो चीजें हैं वो अपने कंट्रोल में तो है नहीं। तो आप ये समझो कि ये प्री बोर्ड है और जो मेन जो एग्जाम हम देने जाते हैं वो बोर्ड है। तो अगर आप को बोर्ड में जाना है तो आपको प्री बोर्ड क्लियर करना ही पड़ेगा एनी हाउ, तभी आप आगे प्रमोशन ले पाओगे अपनी लाइफ में। तो अगर आप ऐसा सोच के करोगे, माइंडसेट को चेंज करोगे, तो वो हो जाएगा। फर्स्ट अटेम्प्ट में ही हो जाएगा। ऐसा नहीं है कि फर्स्ट अटेम्प्ट में नहीं होता। मेरे शाइन पे बहुत सारे स्टूडेंट्स हैं जिनकी सक्सेस स्टोरीज हैं, जिन्होंने फर्स्ट अटेम्प्ट में एक नहीं 2-3 एग्जाम्स क्लियर किए। और मैंने बीच बीच में उनके देखती रही हूँ मैं स्टोरीज, और उनसे इंस्पिरेशन लेती रही हूँ जब बहुत डिमोटिवेट फील हुआ है, अकेला फील हुआ है। तो यही है। थैंक यू वेरी मच।